बातों में लगा दिया आपने। यहाँ चलिए 47 पेनल्टी स्टार्ट किया हुआ था हमने, 47 तक हमने पेनल्टीज, वैसे तो 59 तक है वो, बट जो जनरल पेनल्टीज की बात की हुई है वो 47 तक है, वो हमने पढ़ लिया। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 26। किस चीज की बात कर रहा है वो? सेक्शन 26 भी तो पढ़ा हुआ है हमने, बिना बेरेक्ट के बताइए। माइनर को कोई भी लिकर वगैरह सेल नहीं कर सकते, माइनर को किसी भी लिकर वेंड पे रख नहीं सकते हो, एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो आप। अगर ऐसा करते हो तो उसकी पेनल्टीज दिया हुआ है वहीं पे, जो इम्प्रिजनमेंट है 3 मंथ्स वगैरह या जो भी लिखा हुआ है वहां पे, वो एज इट इज वहीं पे दिया हुआ है। तो वो आपका 39 से 47 में तो कवर नहीं हो रहा है। तो जब आपको पेनल्टीज लिखने के लिए आएगा तो एक सेक्शन वो ऐड कर लोगे आप उसके बीच में, 26 सेक्शन। पेनल्टीज जो है हमें कहाँ कहाँ दिया हुआ है? पेनल्टीज हमें दिया हुआ है सेक्शन 39 से लेके 47 में दिया हुआ है, सेक्शन 26 में दिया हुआ है। एक अभी आगे सेक्शन आएगा उसको भी पढ़ेंगे, 59 सेक्शन। तो ये कुछ सेक्शन है जो पेनल्टी से डील कर रहे हैं, ये तो हमने पहले किया हुआ है, और ये सेक्शन हमने कल की क्लास में कर लिए, और 59 जो है वो हम आज की क्लास में कर लेंगे। तो जब आपको पेनल्टीज का टॉपिक पूछा जाएगा तो ये सभी आपको वहां पे लिखने हैं, ठीक है, ये सभी आपको वहां पे लिखने हैं। किस तरह से मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा आपको। वैसे तो कहा था कि टेबल बना लेना, बट आप वेट कर रहे हो कि कोई एक तो बनाएगा ही, वही सबके काम आ जाएगा, ठीक है। तो वो भेज दिया जाएगा ग्रुप में, शिल्पा ने बना लिया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया और साथ में, ठीक है, हमें पता था कि हो जाएगा। तो वो आपको सेंड कर दिया जाएगा फिर। बट ये कि ये सेक्शन उसमें ऐड कर देना, दोनों कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा आज। लिखने का तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा ही काम है सिर्फ बोलना आज, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, ये हमने कल कर लिया था। नेक्स्ट 48 सेक्शन क्या कह रहा है? मेनू, अब ये मिसलेनियस सेक्शन आ गए हैं, दिए पेनल्टीज वाले टॉपिक पे ही हो गए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में दिए हुए हैं, बट अलग से देखिए। मैन्युफैक्चर, सेल, बात मत कीजिए, सेल और पोजेशन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या आपने पोजेशन में रखा हुआ है, बट किसी और के अकाउंट में, ऑन अकाउंट ऑफ अनदर। when any liquor has been manufactured or sold or is possessed by any person on account of any other person, and such other person knows or has reason to believe that such manufacture or sale was, or that such possession is on his account, और उसको पता है कि आपने उसके अकाउंट में, मतलब उसके बिहाफ पे अपने पास रखा हुआ है, the article shall for the purpose of this act be deemed, this is important, it is deemed to have been manufactured, sold or deemed to be in possession of such other person। क्लियर हो गया? मेरे बिहाफ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मेरे बिहाफ पे आप सेल कर रहे हो, मेरे बिहाफ पे आपके पोजेशन में है कोई लिखकर, और ये मेरी नॉलेज में है कि आपने मेरे बिहाफ पे उस चीज को रखा हुआ है, या मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो यहाँ 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है इट इज डीम्ड, यहाँ पे एक प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि वो मैंने ही मैन्युफैक्चर किया है, वो मैंने ही अपने पोजेशन में रखा हुआ है, और मैंने ही उसको सेल किया है, बेशक एक्ट आप कर रहे हो वहां पे, ठीक है। आगे देखिए, नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall absolve any person from who manufactures, sell, possess any liquor on account of another person from liability to any punishment under this act for the unlawful manufacture, sale or possession of such article। अब वो एक्ट साथ में ये भी कह रहा है कि ये मत समझना कि मैंने आपके बिहाफ पे मैन्युफैक्चर कर दिया, आपके बिहाफ पे पोजेशन में रखा है, आपके बिहाफ पे सेल कर रहा हूं, तो अगर मैं अनलॉफुली कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं या मैन्युफैक्चर वगैरह कर, तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, आपकी भी लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि आपकी नॉलेज में है वो चीज, तो आप भी डीम्ड माना जाएगा कि आप ही ने मैन्युफैक्चर किया है। बट आप ये माना जाने से कि आपने मैन्युफैक्चर किया उस चीज का, ये नहीं हो जाएगा कि मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, बोथ विल बी लाइबल। तो ये हो गया
जब हम मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन। ये क्लियर हो गया। 48 में दिया हुआ है सेक्शन नंबर, याद रख देना, बीच में तो कुछ है भी नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट, एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। एनहांस्ड का क्या मतलब होता है? बढ़ी हुई पनिशमेंट। एनहांस्ड पनिशमेंट, हमने अभी क्या पढ़ा? पनिशमेंट पढ़ा। तो जब आप पनिशमेंट का टॉपिक लिखोगे ना, तो आप लिखोगे उसमें सेक्शन 26, 39 से लेके 47, फिर लिखोगे 49। हालांकि ये किसी स्पेसिफिक ऑफेंस की नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल बात कर रहा है, बट ये किस चीज की बात कर रहा है? एनहांस्ड पनिशमेंट की। प्रीलिम्स में आपको अलग से पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में एनहांस्ड पनिशमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। क्या है? enhanced punishment for certain offenses after previous conviction. Whoever having been convicted of an offense under section 39 of this act is subsequently convicted of this similar offense under this said section shall be punishable for every such subsequent offense with double the sentence of punishment and fine awarded on the previous conviction. जितना पिछली कन्विक्शन पे उसको पनिशमेंट हुआ था उससे डबल हो जाएगा अब की बारी में। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द एनहांस्ड पनिशमेंट शेल नॉट एक्सीड द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years एंड फाइन ऑफ 3 लाख रुपीज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये क्लियर हो गया? पहली बात ये याद रख लेना, सिर्फ एनहांस्ड पनिशमेंट किसके रिगार्डिंग कह रहा है? वो 39 के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कह रहा है। जो 39 सेक्शन हमने पढ़ा था ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट्स पढ़ी हमने। वो एक बार आपको सेक्शन 39 में पेनल्टी लग गई, इंप्रिजनमेंट हो गई, उसके बाद दोबारा से वो ऑफेंस कमिट कर दिया आपने, फिर से सेक्शन 39 में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, ट्रायल चल रहा है। अब सेकंड टाइम जो पनिशमेंट होगी ना, वो कितनी हो जाएगी? डबल। जो पिछली बारी पनिशमेंट हुई थी उससे डबल। ठीक है। पिछली बारी अगर 6 महीने की पनिशमेंट हुई, अब कितनी हो जाएगी? 1 साल की। बस ये याद रखना, वो डबल पनिशमेंट जो है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम 5 year हो सकती है। प्लस फाइन अगर लगा हुआ है तो वो 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। पिछली बारी अगर 2 लाख लगा था, इस बारी 3 हो जाएगा। नहीं सॉरी, इस बारी पिछली बारी 1 लाख लगा है तो इस बारी 2 लाख हो जाएगा। पिछली बारी कन्विक्शन में 2 लाख लगा था तो अभी 4 नहीं हो जाएगा, वो कितना? मैक्सिमम 3 लाख तक हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर that enhanced punishment in any case shall not affect the minimum sentence provided for the offense specified in the first schedule or second proviso first or second proviso of subsection 1 of 39। अगर यहाँ पे कोई मिनिमम पनिशमेंट आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम तो मिलनी है ना उतनी, मिनिमम का कोई इफेक्ट नहीं है। मैक्सिमम पे लिमिट कर रहा है वो, 5 साल और 3 साल से उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। मिनिमम पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए कि पहले अगर सपोज यहाँ पे मिनिमम नहीं है, बाद में उसने मिनिमम को ऐड कर दिया, वहां पे बाय अमेंडमेंट मिनिमम ऐड कर देता है, आने वाले टाइम में ऐड कर देता है। आज की डेट में किसी को पनिशमेंट हुआ 6 महीने, तो अब कितनी होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए ना, 1 साल होनी चाहिए। तो वहां पे अब लिख दिया उसने मिनिमम 2 years की पनिशमेंट, अमेंडमेंट लिख के आ गए। तो ये वाला सेक्शन ये कह प्रोवाइजो ये कह रही है कि जो मिनिमम अब वहां पे प्रिस्क्राइब्ड है ना, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम वाली तो होनी है, चाहे वो डबल से भी ज्यादा क्यों नहीं हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो सेक्शन 49 टिप्स पे कर लेना। एनहांस्ड पनिशमेंट की बात कर रहे हैं और पनिशमेंट्स में ऐड कर लेना। जब पेपर में लिखने को 10 नंबर में आएगा, बहुत कुछ लिख नहीं पाओगे, शॉर्ट में ही आपको लिखना पड़ेगा। हो सके तो टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, डायग्राम सा बना के, कुछ जो नोट्स भेजूंगा उसमें बहुत अच्छे से प्रिसाइज में किया हुआ है, वो देख लेना एक बार। ठीक है। 50 अगेन इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट ऑफेंसेस पनिशेबल। अब मैंने इक्वल का साइन क्यों लगा दिया? चाहे आपने अटेम्प्ट का ऑफेंस किया है, ऑफेंसेस कौन से जो यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, कमिट नहीं हुए, या फिर कोई अबेट क्यों नहीं कर रहा है, उस प्रोवोक कर रहा है सामने वाले को, उकसा रहा है कि ये ऑफेंस करो। दोनों ही पहली बात इक्वल है, और किसके इक्वल है वो देखिए, whoever attempts to commit or abet any offense punishable under this act shall be liable to punishment provided for the offense।
तो अगर जो आप अटेम्प्ट भी कर रहा है या फिर कोई अबेट भी कर रहा है उस चीज को, वो सेम पनिशमेंट के लिए होगा जैसा कि कमिट करने के लिए हो जाता है। ठीक है, इट मींस कि पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कमिट करना, वो तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पनिशमेंट सेम है। क्लियर हो गया आपको? सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। आगे देखिए 51, ये इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोसीजर रिलेटिंग टू अरेस्ट, सीजर्स, सॉरी सर्चेज एटसेट्रा। अब आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, किसी को ये ऑफेंसेस के चलते हुए अरेस्ट वगैरह करना है, सर्च वगैरह करनी है, कहाँ पे क्या प्रोसीजर चलेगा उसके बारे में बात हो रही है। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अगर इस एक्ट में कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डलेगा। द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 relating to arrest, detentions in custody, searches, summons, warrant of arrest, search warrants, production of persons arrested, and investigation of the offences, etc., shall be applicable to all action taken in relation thereto under this act। क्या मतलब हुआ कि इन सभी चीजों के लिए क्या लगेगा, प्रोसीजर, प्रोसीजर लगेगा सीआरपीसी का। बेसिकली देखो, जो स्पेशल एक्ट बनाए जाते हैं ना, उसमें अपना एक प्रोसीजर दिया। सीआरपीसी इज अ जनरल लॉ, सीआरपीसी जो है हमारे पास वो जनरल लॉ है। जो स्पेशल एक्ट होते हैं उसमें अपना एक स्पेशल प्रोसीजर दिया होता है। अब यहाँ पे अगर कुछ और प्रोसीजर दे दिया होता तो इसी उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन चलनी थी पूरी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सीआरपीसी का प्रोसीजर है वही हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसी तरह से सब कुछ चलेगा। Further, provided that any officer under this act may be investigated by any offense under this act may be investigated by an officer empowered under section 9 without the order of judicial magistrate। ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। सेक्शन 9 में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी कौन करता है, एक्साइज ऑफिसर। तो एक्साइज ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे ना, या अगर आपने थोड़ा सा पहले किया तो हमने ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं बड़े ऑफेंसेज जिसके लिए एफआईआर लॉन्च की जाती है। उसमें हमें क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होती है। दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, उसमें एफआईआर नहीं दर्ज होती है, उसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर दर्ज हुआ करती है। और उसमें अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करनी है, बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के नहीं कर सकता है वो इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इन ऑफेंसेस को बड़ा ऑफेंस माना जा रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सेक्शन 9 में एक्साइज ऑफिसर, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेनेवर एन एक्साइज ऑफिसर मेक्स एनी अरेस्ट, अगर कोई एक्साइज ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, सीजर और सर्च, ही शैल विदिन 24 आवर्स, he shall within 24 hours thereafter make a full report of all the particulars of arrest, seizure, search to his immediate officer, official superior, and shall, unless bail is accepted under this section, take or send the person arrested to the or the article seized with the convenient dispatch to the जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल और एडजुडिकेशन। यही तो हम सीआरपीसी में भी करते हैं। जब किसी को अरेस्ट करती है पुलिस, 24 घंटे में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपने किसी को अरेस्ट किया, यानी कि एक्साइज ऑफिसर ने अरेस्ट किया, 24 आवर्स में उसको क्या करना है, अपने सुपीरियर ऑफिसर के पास लेके जाना है। कौन है सुपीरियर ऑफिसर? कलेक्टर। कलेक्टर के पास लेके जाएगा। अगर बेल हो गई उसकी, वहां पे कलेक्टर ने कर दी या इसने खुद ने बेल कर दिया,
अब पढ़ेंगे आगे कौन कौन बेल कर सकता है। अगर तो बेल हो गई है तब तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेल ही हो गई तो आउट है ना वो जो एक्यूज्ड है। बट अगर बेल नहीं दिया आपने तो फिर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? चलिए, तो ये यहां पे लिख लेना, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, ये पूरा जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। आपने जब सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा, आपको याद है कोई ऑफेंस होता था सीआरपीसी में, जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, कभी भी कोई ऑफेंस होता है उसकी एफआईआर लिखी जाती है, और जिस ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ पुलिस वाला कोर्ट को जाके क्या देगा, अकरेंस रिपोर्ट देता होता है कि जज साहब हमारी ज्यूरिसडिक्शन में ये काम हो गया। जो पुलिस स्टेशन है वो क्या होते हैं, वो मैजिस्ट्रेट्स के एक ज्यूरिसडिक्शन दे दी जाती है कि आपके पास ये 4 थाने आएंगे, इस 4 थानों में जो भी ऑफेंस होगा आपके पास आएगा, उसका जो भी रिमांड के लिए आना है आपके पास आएंगे, जो भी बेल एप्लीकेशन लगनी है आपको आएगी सबसे पहले, जो भी उस एरिया से रिगार्डिंग जो भी कुछ हो रहा है उसकी अकरेंस रिपोर्ट आनी है आपके पास आएगी। तो ये रिपोर्ट, यहां अगर सीआरपीसी का प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है तो रिपोर्ट भी तो होनी चाहिए, यानी कि अकरेंस रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिग नहीं, ये सॉरी अकरेंस रिपोर्ट नहीं, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्या नाम है, फिर अकरेंस रिपोर्ट हो गई, फिर उसके वैसे तो यहाँ पे भी देते होते हैं क्योंकि सीआरपीसी का प्रोसीजर है, अकरेंस रिपोर्ट भी देते होते हैं, फिर लास्ट में इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और लास्ट में क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं या फिर चार्जशीट भी कहते हैं। फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट लास्ट में सबमिट करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, उस रिपोर्ट की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ proceedings subject to the other provisions of this act if on an investigation by an excise officer। excise officer ने सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन किया, उसको पावर दिया हुआ है वहां पे, एम्पावर्ड पावर वहां पे दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, उसका प्रोसीजर कहां दिया हुआ है, 51 में, प्रोसीजर 51 में, पावर 9 में दिया हुआ है, ठीक है। एक्साइज ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 9 लिखा है ना, एम्पावर्ड मींस पावर मिला हुआ है, of this act it appears that there is sufficient evidence to justify the prosecution of the accused। अगर इन्वेस्टिगेशन में उसको लगा कि इतने एविडेंसेस मुझे मिल गए हैं कि इस एक्यूज की प्रोसिक्यूशन वहां पे जस्टिफाइड है, इसको सजा दिलवाई जा सकती है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनलेस ही सबमिट्स रिपोर्ट फॉर ऑर्डर्स ऑफ द कलेक्टर अंडर सेक्शन 66, आगे जाके पढ़ेंगे हम। आईओ क्या कर सकता है यहाँ पे, एक्साइज ऑफिसर कलेक्टर को भी सबमिट कर सकता है रिपोर्ट, बट अगर उसने ऐसा नहीं किया, शेल सबमिट अ रिपोर्ट, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, कोर्ट में। देखिए, विच शेल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। 190 क्या था सीआरपीसी का, कॉग्निजेंस की बात हो रही है, कॉग्निजेंस की बात हो रही है, बी डीम्ड टू बी पुलिस रिपोर्ट, डीम्ड टू बी पुलिस रिपोर्ट टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द केस and empowered to take cognizance of offenses on police report। अब यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, ये बात कर रहा है चार्जशीट की, ये बात हो रही है हमारे पास चार्जशीट की, यानी कि जब ऑफेंस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक्साइज ऑफिसर, उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, वो कलेक्टर को अपनी ये रिपोर्ट दे देगा, अगर कलेक्टर को नहीं दी है उसने ये रिपोर्ट तो किसको देनी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को देनी है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, सीआरपीसी में हमने पढ़ा हुआ है ना, 173 सेक्शन पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो आपने चार्जशीट वहां पे सबमिट कर दी है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेक्शन 190 में आपके पास लिखा हुआ है कि कॉग्निजेंस लिया करता है मैजिस्ट्रेट। अब जब सीआरपीसी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी आपको ये चीजें। अब ये मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहा है ना, 3 तरीके से ले सकता है यहाँ पे। पहला ऑन कंप्लेंट, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे, और तीसरा सुओ मोटो। ये 3 तरह से आप उसका कॉग्निजेंस ले सकते हो। कॉग्निजेंस का मतलब है आप अपना जुडिशियल माइंड लगा के अब ट्रायल स्टार्ट करने लगे हो। तो अगर आपने आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है आपके पास, उसको कंप्लेंट नहीं मानोगे, वो सुओ मोटो नहीं है, वो क्या रहेगा,
वो पुलिस रिपोर्ट वाला केस रहेगा। अब उसका जो ट्रायल चलेगा आगे जाके, जब ट्रायल का टॉपिक आता है ना सीआरपीसी में, तो मैजिस्ट्रेट जो पुलिस रिपोर्ट पे ट्रायल है उसका क्या प्रोसीजर है वो अलग से दिया हुआ है। तो हमें इसको उसकी तरह लेके चलना है कि ये जो ट्रायल है पुलिस रिपोर्ट के ऊपर चलेगा। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखिए, इफ द एक्साइज ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट sufficient evidence to justify the prosecution of the accused, he shall submit a report to the collector concerned who may pass such order as may deem fit। अगर उसको लगता है कि ऑफेंस नहीं हुआ, मेरे पास एविडेंस ही नहीं है, जिसको क्लोजर रिपोर्ट हम कह देते हैं, फाइनल रिपोर्ट हम कह देते हैं, क्लोजर रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट की केस को बंद कर दिया जाए, इसमें कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तब उसको कहां पे सबमिट करनी है वो रिपोर्ट? कलेक्टर के पास। अगर केस मेड आउट हो रहा है, उसको लगता है कि हाँ चार्जशीट बनेगी, यहाँ पे चार्जशीट फाइल करता हूं और ये ऑफेंसेस इसने कमिट किए हैं, तो कहां पे सबमिट करेगा? या तो कलेक्टर को दे देगा, कलेक्टर को दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया कलेक्टर को तो फिर जेएमआईसी को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, सेम ही प्रोसीजर, सेम है ना, ऊपर लिख तो दिया उन्होंने। हाँ नहीं, सीआरपीसी में ये नहीं, तभी तो उसने स्पेसिफिकली लिख दिया ना कि ऐसा कर सकते हैं। अब सीआरपीसी में तो कलेक्टर नहीं होता ना, तो यहां पे उसने सिर्फ ये कह दिया कि कलेक्टर को दे दीजिए। जब किसी स्पेशल एक्ट में कुछ स्पेशल चीज लिख दी है तो वो फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं लिखता तो फिर हमें पूरा का पूरा सीआरपीसी एज इट इज चलाना पड़ता। ठीक है, ऊपर जो सर्च वगैरह से रिलेटेड प्रोसीजर है, अरेस्ट से रिलेटेड है, वो सारा सीआरपीसी वाला चलेगा, वो लिख दिया। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है वो पूरा सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली होगी, बट जब रिपोर्ट सबमिट करनी है उसके लिए स्पेसिफिक उसने आपको है तो वही है, बट विद मॉडिफिकेशन है। ठीक है, आगे देखिए, ये 53 हमने कर लिया था कल। बेलेबल नॉन बेलेबल की बात, बेलेबल की बात कर रहे हैं, यहीं से पता चल रहा है कौन से बेलेबल है कौन से नॉन बेलेबल है, सेक्शन नंबर याद रख लेना। 54 देखिए, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट। सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस क्या, अभी तो आज आपको एग्जांपल दिया था ना, वो कहते हैं कि 20-20 के 2 ले आइए, है ना, उसका मतलब क्या है, ये बेल की बात हो रही है। यहाँ पे अरेस्ट हो गया तो बेल भी तो देनी है ना, बेल दे रहे हो तो सिक्योरिटी वगैरह भी लेनी पड़ेगी कि आपको अपीयर होना है यहाँ पे नेक्स्ट कोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग कह रहा है। बट कौन से केसेस में? अरेस्ट विदाउट वारंट, जहां पे वारंट के साथ ही अरेस्ट कर दिया तो वारंट कौन देगा अरेस्ट का? वो तो कोर्ट देगी, तब तो फिर कोर्ट ही बेल करेगा अगर करनी है तो। बट यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया ना अरेस्ट करने का, पुलिस ऑफिसर यानी कि एक्साइज ऑफिसर खुद से अरेस्ट कर रहा है, खुद से अरेस्ट कर रहे हो बिना वारंट के, उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है वारंट की, अभी पढ़ा हमने ऊपर। तो आपने अरेस्ट किया तो फिर बेल की प्रोविजन क्या चलेगी? द स्टेट गवर्नमेंट मे एम्पावर एनी एक्साइज ऑफिसर टू ग्रांट बेल। सबसे पहले तो यही याद रख लेना कि क्या एक्साइज ऑफिसर बेल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। और यहाँ पे बेल कौन दे रहा है? एक्साइज ऑफिसर। ग्रांट बेल नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच ऑफिसर इज नॉट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 59, सॉरी, बेशक वो ऑफिसर सेक्शन 9 में एम्पावर्ड नहीं था, उसने इन्वेस्टिगेशन 9 में उसको एम्पावरमेंट नहीं थी, बट बेल की एम्पावरमेंट उसको अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड under this act otherwise than on warrant by a person or officer who is not empowered to grant bail, he shall be produced before। अरेस्ट उसने किया जो बेल नहीं दे सकता, तो उसको कहां प्रोड्यूस किया जाएगा? देखिए, बिफोर द नियरेस्ट एक्साइज ऑफिसर, बिफोर द नियरेस्ट एक्साइज ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट बेल। कुछ ऐसा भी हो सकती है सिचुएशन, उसने कहा एक्साइज ऑफिसर भी, उसमें क्लासेस होती है ना, एक्साइज ऑफिसर क्लास 1 क्लास 2, उन्होंने कहा कि जो बेल की पावर है वो सपोज सिर्फ क्लास 1 के या सभी के पास बेल की पावर है, चाहे क्लास 1 है चाहे क्लास 2 है, बट जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है जो सेक्शन 9 की दी हुई है वो सिर्फ कह रहा है क्लास 1 कर सकता है, क्लास 2 नहीं कर सकता। तो अगर अरेस्ट क्लास 1 ने कर लिया तो ऐसा नहीं कि क्लास 2 बेल नहीं कर सकता है, अगर बेल की उसको अथॉरिटी मिली हुई है यहाँ पे तो वो भी बेल कर सकता है। ठीक है, ये चीज लिखिए, द नियरेस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन,
या फिर कहां ले जाएगा, हुएवर इज नियरर, तो जो नियरर है उसके पास ले जाएगा बेल के लिए। एक एक्साइज ऑफिसर है, उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है बट बेल देने की पावर नहीं है, तो उसने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके अब बेल तो नहीं दे सकता, वो उसको कहां ले जाएगा, अगर तो उसके पास बेल की भी पावर है तो खुद से ही बेल दे सकता है, बट अगर बेल की पावर नहीं है तो कहां ले जाएगा उसको, या तो ले जाएगा उसको नियरेस्ट एसएचओ के पास, ऑफिसर इंचार्ज के पास, या फिर उस एक्साइज ऑफिसर के पास जिसको गवर्नमेंट ने बेल देने की पावर दी हुई है। यहां पे फर्दर देखिए, whenever any person arrested under this act otherwise than on a warrant, he is prepared to give bail and is arrested by or produced in accordance with subsection 2 before an officer empowered to grant bail, he shall be released upon bail, he shall be released upon bail or at the discretion of the officer releasing him on his own bond। तो अपने पर्सनल बॉन्ड, ये हम डिटेल में करेंगे सीआरपीसी में बॉन्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए सिंपल याद रखो, जब वो बेल के लिए रेडी है तो उसको बेल दे दी जाएगी। यहाँ पे द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 33 of code of criminal procedure shall apply so far as may be in every case which bail is accepted or bond taken under this section। जब बेल एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे देखो क्या है 33 चैप्टर में, वहां तो मैजिस्ट्रेट बेल दे रहा है ना, सेशन जज बेल दे रहा है, या हाई कोर्ट के लिए वहां पे प्रोविजन दिया हुआ है, और उसके बाद क्या है, बेल बॉन्ड की प्रोविजंस दिया हुआ है। चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी बेल के बारे में बात कर रहा है, वहां पे आपको बेल की प्रोविजंस दी हुई है। वो कह रहा है बेल मिल जाने के बाद वही प्रोविजन सारी एप्लीकेबल होगी, कि बॉन्ड की अमाउंट कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, वो सारा उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। बट बेल देने के लिए ये वाले पर्सन ऑथराइज्ड है, यानी कि स्पेशल प्रोसीजर दे दिया तो वो अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें। बेल देने के लिए कौन बेल दे सकता है, यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर बेल दे सकता है अगर वो एम्पावर्ड है। अगर एक्साइज ऑफिसर एम्पावर्ड नहीं है तो उसको लेके जाना है एक्यूज को, जो अरेस्टेड पर्सन है, कहां पे, नियरेस्ट एसएचओ के पास या नियरेस्ट उस एक्साइज ऑफिसर के पास जो बेल देने के लिए एम्पावर्ड है। बस इतना सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप अपने बेयर एक्ट पे लिख देना, प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल या प्रोसीजर रिगार्डिंग बेल। बेल का यहाँ पे आपको कब देनी है कब नहीं देनी है वो सेक्शन 54 में बता दिया, कौन देगा किसकी पावर है वो बता दिया। अभी नेक्स्ट देखिए 55, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अभी आपको बताया, अभी कॉग्निजेंस का मीनिंग समझिए दोबारा से। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। पुलिस वाला, किसी को एफआईआर लिखी जाती है, उसको पकड़ता है कि उसको अरेस्ट किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन में पूरे सबके बयान लिए जाते हैं, हम करेंगे डिटेल में जब सीआरपीसी पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में पुलिस वाला क्या करता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है कोर्ट में, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट कह रहे हैं। अब कोर्ट को वो पुलिस ऑफिसर बताएगा कि ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। तो जो पुलिस वाले ने कह दिया, कोर्ट उससे बाउंड थोड़ा ना कि जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो सिर्फ आपको बता रहा है कि मेरे पास ये एफआईआर आई थी, मैंने इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, पुलिस के पास है। अब जज तो जाएगा नहीं ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके आपको बता दिया कि ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। अब जज का यहाँ पे क्या रोल है, जज देखेगा कि जो एविडेंसेस आपके पास है क्या उसके बेसिस पे सच में क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। इट मींस कि अब आप डिसाइड करोगे कि कन्विक्शन बन रही है, एक्विटल बन रहा है, या कोई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो सबसे पहले ट्रायल शुरू करने से पहले प्राइमा फेसाई आप क्या देखते हो कि जो ये लेके आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्या वो ढंग से हुई है या नहीं हुई है, ऑफेंस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका कॉग्निजेंस ले लोगे। कॉग्निजेंस का मतलब है जब आप उसके ऊपर जुडिशियल माइंड लगा रहे हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख रहे हो, बहुत से बयान देखे आपने, आपको लगा कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, तो वो हो गया उसका कॉग्निजेंस लेना। फिर आप लिखोगे कि मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस ले रहा हूँ, उसमें इस एक्यूज का कॉग्निजेंस ले रहा हूं, यानी कि मैं अपना माइंड अप्लाई कर रहा हूं, प्राइमा फेसाई में कह रहा हूं कि ठीक है यहाँ पे बनना चाहिए। वो बाद में देखी जाएगी ट्रायल में क्या होता है क्या नहीं होता है।
ये चीज क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे कॉग्निजेंस का क्या प्रोसीजर होगा? नो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल। कोई और कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है? 190 में लिया जाता है ना, अभी आपको बताया 3 तरीके से। या तो वो पुलिस रिपोर्ट पे लेगा, या कंप्लेंट पे लेगा, या सुओ मोटो खुद से। तो यहाँ पे कह रहा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं ले सकता कॉग्निजेंस किसका? ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 39, 40, 41 एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर। कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यानी कि अगर कोई एक्साइज ऑफ सुओ मोटो नहीं कर सकता, आप एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, आपको लगता है अनलॉफुल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपकी टेरिटरी में, आप उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। जब तक एक्साइज ऑफिसर का नहीं आएगा आपको कुछ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, पावर नहीं है। अंडर सेक्शन 26 वो बच्चों वाला जो सेक्शन था, माइनर वाला, बाकी के 43, 4, 5, 6, 7, 8 और 59 जो लास्ट में करेंगे अभी हम, एक्सेप्ट ऑन दी कंप्लेंट ऑफ द कलेक्टर और एक्साइज ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ। तो इन सेक्शंस के लिए तो सिर्फ कंप्लेंट और रिपोर्ट किसकी चलेगी? सिर्फ एक्साइज ऑफिसर की। बट यहां पे किसकी है? कलेक्टर और एक्साइज ऑफिसर दोनों कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस एक्ट, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। इस लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाने के बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? जैसे हमने सिविल लॉ में किया ना, कि आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, लिमिटेशन पीरियड है 3 साल, तो मुझे 3 साल के अंदर सूट फाइल करना है। आफ्टर 3 इयर्स में सूट नहीं फाइल कर सकता, रिलीफ नहीं क्लेम कर पाऊंगा। तो क्रिमिनल में भी लिमिटेशन का पीरियड होता है। एक्साइज में लिमिटेशन का क्या पीरियड है वो यहां पे दिया हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन पीरियड प्रीलिम्स में बहुत बारी पूछा जाता है, टिप्स पे कर लेना। क्या है लिमिटेशन पीरियड वो देखिए आप। 6 months इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। अगर उस ऑफेंस में सिर्फ फाइन से पनिशमेंट है, कोई इंप्रिजनमेंट नहीं दिया हुआ, तो 6 महीने के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लेना है। फिर 1 year if offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year. 3 years if the offense is punishable with imprisonment for term not exceeding, for a term exceeding 1 year. Up to 1 year, 1 year के बीच में लेना है। 3 साल के बीच में हमने लेना, लिमिटेशन पीरियड इज 3 year जब ऑफेंस 1 साल से ज्यादा वाला पनिशेबल है इस एक्ट में। ऑलमोस्ट ये सिमिलर है, जब सीआरपीसी पढ़ोगे वहां पे भी यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये लिमिटेशन पीरियड का टिप्स पे याद रख लेना कि जब ऑफेंस हुआ है आपको जो कॉग्निजेंस लेना है, मतलब जब उसने रिपोर्ट किया, कॉग्निजेंस जो आपको लेना है वो फाइन से पनिशेबल है तो 6 महीने का टाइम है आपके पास कॉग्निजेंस का। 1 साल का टाइम है अगर ऑफेंस की पनिशमेंट वहां पे 1 साल तक दी है। 1 साल से ज्यादा पनिशमेंट दी है तो 3 साल तक कॉग्निजेंस। 3 साल खत्म हो गए उसके बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। आगे देखिए। For the purposes of this section, the period of limitation in relation to offences which may be tried together shall be determined with reference to the offense which is punishable with the more severe, or as the case may be, the most severe punishment. अगर वो कह रहा है इस सेक्शन के लिए, फॉर पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, सिर्फ जो हम ये लिमिटेशन ये सब निकाल रहे हैं इस पर्पस के लिए, the period of limitation in relation to offenses which may be tried together, एक से ज्यादा ऑफेंस कर दिया आपने, जो 39 में भी चार्जेबल है, 26 का ऑफेंस भी कर दिया, एक और कर दिया, 3 ऑफेंस कर दिए, तो उनका ट्रायल एक ही ट्रांजैक्शन में किया। ट्रायल हम समझिए एक साथ चलाना चाह रहे हैं, तो अगर एक साथ चलाना है, shall be determined with reference to offense which is punishable with more severe punishment या most severe punishment। 3 ऑफेंस किए, एक ऑफेंस की पनिशमेंट है 1 साल, एक की पनिशमेंट है 2 साल और एक की पनिशमेंट है 3 साल। तो आप यहाँ पे टाइम ऑफ लिमिटेशन कैसे निकालोगे? जो मोस्ट सिवियर होगा, जिस ऑफेंस की सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली लिमिटेशन पीरियड चेक करोगे आप। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। तो अभी जो हमने पढ़ा, ये बेसिकली हम ना सारा प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। आपको वैसे तो सीआरपीसी में दिया हुआ है
बट अगर स्पेशल लॉ में आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर वो दे रहा है तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, सीआरपीसी नहीं चलेगा फिर उस केस में। जब जनरली नहीं दिया होता यहाँ पे कुछ भी, सिर्फ इतना ही लिख देता कि सीआरपीसी वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, फिर तो जो सीआरपीसी में पढ़ते वही लगना था। लिखा भी है उसने, सर्च में, अरेस्ट में, उन चीजों में सीआरपीसी वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, बट बेल में नहीं किया जाएगा, बट कॉग्निजेंस में नहीं किया जाएगा। तो इनके लिए स्पेशल दिया है, तो फिर टिप्स पे विद सेक्शन नंबर याद रख लेना इसको, ठीक है। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है पेपर में, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होती है? प्रिजम्पशन बेसिकली हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, कोर्ट प्रिज्यूम करता है किसी भी फैक्ट को, कोर्ट क्या करता है? प्रिज्यूम करता होता है। तीन तरह की प्रिजम्पशन आपको एविडेंस में हम पढ़ेंगे, मे प्रिजम्पशन, शेल प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव वाली, थोड़ा बहुत कभी बताया भी होगा आपको। मे का मतलब है कोर्ट चाहे तो मान ले, ना चाहे तो ना माने उस प्रिजम्पशन को, उस फैक्ट को। फिर शेल प्रिजम्पशन का मतलब है कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, उसको ये चीज मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, whenever any person is found in possession of, अगर किसी पर्सन के पास पोजेशन मिलता है किस चीज का, एनी स्टिल, यूटेंसिल्स, इंप्लीमेंट्स, वॉट एवर, और पार्ट और पार्ट्स ऑफ एज ऑर्डिनरी यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर, ये सब पढ़े हुए ना हमने सेक्शन 19 में। तो इनमें से अगर कुछ भी मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर के लिए यूज होता है, या फिर एनी मटीरियल्स विच हैज अंडरगोन एनी प्रोसेस टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर और फ्रॉम विच लिकर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल मिलता है जिससे लिकर मैन्युफैक्चर हो सकती है, पोजेशन की बात हो रही है, तो क्या माना जाएगा यहाँ पे? इट शेल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, इट शेल बी प्रिज्यूम्ड। तो यहाँ पे कौन सी प्रिजम्पशन है, पहले तो ये याद रख लेना, शेल प्रिजम्पशन। शेल यानी कि कोर्ट के लिए, कोर्ट बाउंड है यहाँ पे मानने के लिए। अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड का मतलब है शेल प्रिजम्पशन वैसे भी क्या होती है? रिवर्टेबल होती है। तो अगर आप कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट प्रूव कर दोगे तो ये प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाएगी। इज प्रूव दैट हिज पोजेशन वाज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो अगर किसी के पास भी ये चीजें पाई जाती है तो सबसे पहले तो कोर्ट यही मान के चलेगा, क्या प्रिजम्पशन है, कि उसके पास जो ये पोजेशन है इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर उसको लगता है कि हाँ नहीं सर, मैं कॉन्ट्रावेंशन में थोड़ा ना था, मेरे को पास तो लाइसेंस था, तो कोर्ट को दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं कर पाता तो कोर्ट ने तो मान ही लिया है कि आपके पास वो अदरवाइज है, शेल प्रिजम्पशन है यहाँ पे, पोजेशन, ठीक है। इट शेल बी प्रिज्यूम्ड, अगेन शेल बी प्रिज्यूम्ड विदाउट फर्दर एविडेंस अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट एक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 40 in respect of any denatured spirit which has been or attempted to be rendered fit for human consumption। तो अगर किसी के पास सिर्फ पोजेशन पाया जाता है किसी भी स्टिल्स वगैरह का, यूटेंसिल्स वगैरह का, या कुछ भी मटेरियल पाया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर में यूज होता है, तो कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलेगा, शेल प्रिजम्पशन है, कि आपने जो ये पोजेशन लिया हुआ था ना, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बिना उसके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। तो आपके पास सिर्फ वो चीजें पाने से ही कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि आप इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो। और अब आपने कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया? आपने सेक्शन 40 का ऑफेंस कमिट कर दिया। हाँ, वो मान के चलेगा आप डीनेचर्ड स्पिरिट को फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कर रहे हो, तो सेक्शन 40 के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। प्रिजम्पशन कौन सी है? शेल प्रिजम्पशन। बस इतना है कि सामने वाला चाहे तो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रेरी प्रूव कर सकता है, इसको रिबट कर सकता है, ठीक है। आगे चलिए, लास्ट नहीं, सॉरी, लाइबिलिटी ऑफ, ये सेक्शन टिप्स पे याद रख लेना जो हमने किए, ये मत सोचना मैंने फास्ट करवा दिए तो पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये जितने भी हमने आज सेक्शंस किए ना, ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, सेक्शन ही पूछ लेगा, बताइए कि सर्च का कहाँ पे, बेल का कहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, बेल के बारे में सीआरपीसी में कहाँ प्रोविजन दिया, कॉग्निजेंस के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, और बीच में से भी पूछ लेता है कि कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय द
एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉयर हो, फैक्ट्री आपकी है, एम्प्लॉय ने कोई ऑफेंस कर दिया कमिट, वहां पे कौन लाइबल होगा उसके लिए? द होल्डर ऑफ लाइसेंस परमिट पास अंडर दिस एक्ट एज वेल एज द एक्चुअल ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड punishment for any offense punishable under section 26 this committed by any person in his employ or acting on his behalf as if he had himself committed the same unless he establishes that all due and reasonable precautions were exercised by him to prevent the commission of such. It means कि both will be liable. आप एम्प्लॉयर हो, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप आ गया ना, आप एम्प्लॉयर हो, हाँ वाइकेरियस लाइबिलिटी हो जाएगी। आपका एम्प्लॉय अनलॉफुली मैन्युफैक्चर कर रहा है वहां पे, लिमिट से ज्यादा पोजेशन कर दिया, तो वो तो लाइबल होगा ही होगा। अगर वो अनलॉफुल कोई एक्टिविटी कर रहा है आपके प्रेमाइसेस पे, आप भी लाइबल हो जाओगे, दोनों इक्वली लाइबल होंगे, वाइकेरियस लाइबिलिटी बन जाएगी। बस एक सिचुएशन में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बच सकती है अगर वो प्रूफ करे कि मैंने अपनी तरफ से सभी ड्यू केयर किया था और रीजनेबल प्रिकॉशंस लिया कि ऐसा ना हो, फिर भी ये चीज हो गई। अगर ये प्रूफ कर देते हो तो बच जाओगे, अदरवाइज कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स under certain circumstances. A statement made and signed by a person before any officer empowered under section 9, this is important, ठीक है, for the investigation of offences during the course of any inquiry or proceeding by such officer shall be relevant for the purpose of proving in any prosecution for an offence under this act the truth of the facts which it contains. क्या कह रहा है यहाँ पे रिगार्डिंग दिस, अभी पढ़ते हैं इसको भी। जो जब हम नॉर्मल पढ़ रहे थे इन्वेस्टिगेशन, या आपने कभी पढ़ा है, पुलिस वाला भी तो इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है, 161 के बयान नोट किए जाते हैं ना, आपको बताया था। तो पुलिस वाला भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, इसी तरह से ये भी तो पुलिस वाला ही हो गया ना एक तरह से। जब ये इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये भी तो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। तो इसने जितनी भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया, वो कह रहा है वो सारी की सारी क्या होगी, शैल बी रेलेवेंट। किस पर्पसेस के लिए? व्हेन द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड और is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable. यानी कि ये आप जब एविडेंस लॉ पढ़ोगे ना, हाँ, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में सेम वर्डिंग मिल जाएगी, 32(3) में भी मिल जाए, 3 में मिलेगी ये वाली वर्डिंग वैसे आपको, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन में भी, 33 में भी सेम वर्डिंग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ वो तो मैं डिटेल में तब बताऊंगा आपको, क्योंकि वो फिर डिटेल वाला टॉपिक होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, वो ये कह रहा है जो स्टेटमेंट्स आपने दी है ना, उस सिचुएशंस में व्हेन द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज डेड, वो पर्सन मर चुका है स्टेटमेंट देने के बाद, कैन नॉट बी फाउंड, अब नहीं मिल सकता, वो गायब ही हो गया, 7 साल से मिला ही नहीं किसी को। इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, एविडेंस नहीं दे सकता है, वो लास्ट डेथ बेड पे बैठा हुआ है, तो एविडेंस देने थोड़ा ना कोर्ट में आएगा। और इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी उसको आने नहीं दे रही है एविडेंस के लिए, whose presence cannot be obtained without an amount of delay, उसकी अटेंडेंस आप कोर्ट में ला ही नहीं सकते हो, अगर लाओगे तो मैटर बहुत डिले हो जाएगा। और एक्सपेंस विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द कोर्ट कंसीडर्स अनरीजनेबल, या उसकी अटेंडेंस बुलाने के लिए जिसकी स्टेटमेंट है इतना खर्चा हो जाएगा कि जो अनरीजनेबल है, पहली सिचुएशन। दूसरी, व्हेन द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड एज अ विटनेस in the case before the court and the court is of the opinion that having regard to the circumstances of the case the statement should be admitted in evidence in the interest of justice, अगर उसको लगता है in the interest of justice कि इसको एडमिट करना चाहिए, तो वो उसको क्या कर देगा, एडमिट। मतलब सिंपल सी बात क्या बनी, जो भी उसने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है, that statement shall be relevant for the purpose of proving in
एनी प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जब प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है तो जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है वो क्या हो जाएगी, वो रेलेवेंट हो जाएगी. द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट कंटेन्स, वो रेलेवेंट होगी, प्लस इन केसेस में भी वो रेलेवेंट रहने वाली है. ये क्लियर हो गया? सिंपल है, वैसे तो कुछ है नहीं, पढ़ना ही है आपको. इसमें रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट ये आया हुआ था एक बारी पेपर में. बताइए कि विच सेक्शन इज डीलिंग विद द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट. आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा एक्ट है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा. जनरली ये डायरेक्टली सेक्शन पूछ लिए जाते हैं. यहाँ पे 58 सेक्शन में लिखा हुआ है रेलेवेंसी, तो सेक्शंस तो आपको वैसे ही याद होंगे, और मेंस का क्वेश्चन ये बनता नहीं है. ठीक है, बस इतना याद रखना, जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड की ऑल आर रेलेवेंट, बस खत्म. ठीक है, आगे चलिए. लास्ट, पेनल्टी फॉर, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. फॉर एनी एक्साइज ऑफिसर. अभी तक हमने पेनल्टी किसके बारे में पढ़ा था? एक्यूज्ड के बारे में पढ़ा. कहां कहां पे पढ़ा हमने पेनल्टीज का? 26 में पढ़ा, 39 से लेके 47 में पढ़ा हमने, 49 था, 49 में पढ़ा, 59 में, ये चेक कर लेना एक बार, लिखवा दिया था वैसे मैंने उस टाइम. हाँ, एनहांस्ड पनिशमेंट, बिल्कुल. तो 49 में पढ़ा, 59, ये है पनिशमेंट से रिगार्डिंग जो सेक्शंस दिए हुए हैं. आप जब पनिशमेंट का टॉपिक करोगे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना. क्या? पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स एक्यूज्ड, पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स एक्यूज्ड. दूसरा पार्ट आप क्या बना दोगे? पनिशमेंट फॉर एक्साइज ऑफिसर. अब आपसे अगर वहां पे पनिशमेंट का टॉपिक पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं कर दोगे ना, सिंपल तो डायरेक्ट में से कोई भी लिख देगा. तो सबसे पहले एक डायग्राम सही बना देना. पनिशमेंट्स लिख के इस तरह से दो पार्ट्स में किया, फॉर ऑफेंडर्स यानी ऑब्लिक एक्यूज्ड, या फिर एक्साइज ऑफिसर. इनके लिए लिख देना रेलेवेंट सेक्शंस, ये सब. इसके लिए रेलेवेंट सेक्शन 59. एग्जामिनर वहीं से समझ आएगा नहीं बच्चे ने ढंग से पढ़ा हुआ है. जो डायरेक्ट वाला बच्चा है ना, वो वहां पे थोड़ा ना पहचान पाएगा कौन सी पनिशमेंट किसके लिए कहा हुआ है. जिसने पहले पढ़ा हुआ है वही तो बता पाएगा ना. तो यहाँ पे किसकी पनिशमेंट दिया हुआ है? एक्साइज ऑफिसर की. कब? मेकिंग वेक्सेशियस सर्च, सीजर, डिटेंशन और अरेस्ट. अगर वो फॉल्स करता है कुछ भी, गलत करता है कुछ भी, सर्च में, सीजर में, डिटेंशन में, अरेस्ट में, तो उसको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए. पावर आपने दे दिया तो इट डजंट मीन कि आप उसका मिसयूज करोगे. तो अगर वो मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट बताया हुआ है यहाँ पे, देखिए. Any excise officer who vexatiously and without specific information or reasonable ground for suspicion enters or searches or causes to be entered or searched any closed place under color of exercising any power conferred by this act. बंद हो गया, वो कह रहा है नहीं मैं तो सर्च करूंगा इसके. ठीक है. Seizes any movable property of any person on the pretext of seizing or searching for any article liable for confiscation under this act. सीज भी कर रहा है उस चीज को, फिर सर्च कर रहा है, डिटेन कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है. एनी पर्सन को कर सकता है, पावर तो दी हुई है उसको. फिर इन एनी अदर वे एक्सीड्स हिज लॉफुल पावर्स अंडर दिस एक्ट. बस यहां पे क्या है, ये जो सब काम उसने किया है अपनी लॉफुल पावर को एक्सीड करके कर दिया. ठीक है. इसके अलावा भी अगर कोई काम एक्साइज ऑफिसर कर रहा है, जो लॉफुल पावर उसको मिली हुई है उसको एक्सीड अगर वो कर देता है, उस केस में शेल ऑन कन्विक्शन बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज. तो 10,000 रुपए तक का उसको फाइन हो जाएगा. फाइन होगा, सिर्फ इंप्रिजनमेंट नहीं है, याद रख लेना. कल को आप अगर ये प्रूफ कर देते हो कि एक्साइज ऑफिसर ने जो सर्च किया ना नाइट में आके, वो उसकी पावर से बाहर थी, उसने सिर्फ अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए किया. ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ प्रूफ कर देते हो तो उसको 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी. ये सेक्शन सिर्फ किस लिए बनाया गया है? ताकि एक्साइज ऑफिसर भी एब्सोल्युटली अपनी पावर्स को ये ना करें कि हाँ हमारे पास तो कोई लिमिटेशन, उनके ऊपर भी चेक बैलेंस होना चाहिए. तो अगर वो कुछ गलत करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी हो जाएगी. ठीक है. अब आपको क्या करना है, जो वो टेबुलर फॉर्म बनाओगे, एक तो इस फॉर्म में कर लेना, ये हो गया पनिशमेंट का. इसके अलावा वाले जो सेक्शंस है वो क्या रह गए हैं? वो मिसलेनियस है. वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑफेंस से रिलेटेड है, बट उसके प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं.
तो वो दोनों को एक बारी देख लेना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेंस में यहां से पनिशमेंट वाला टॉपिक आया, ठीक है। बाकी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। हाँ जी। देखो इस पे इसकी बात नहीं होती कि इस पे एप्लीकेबल है। आईपीसी एक जनरल लॉ है, अगर स्पेशल लॉ भी लग रहा है और आईपीसी में भी कोई ऑफेंस हो गया तो दोनों के सेक्शन लग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, जनरल डिफेंस कैसे लेगा? ड्यूटी अगर वैसे ही वो अपने लॉफुली डिस्चार्ज करे तो उसको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक सर्वेंट तो है ही है ना वो। अगर अपनी ड्यूटीज को वैसे ही डिस्चार्ज करे तो तब भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। पर उसको क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो एक्यूज को, एक्साइज ऑफिसर को क्या प्रॉब्लम आनी। ये तो वैसे चेक एंड बैलेंस के लिए दे दिया 59, अदरवाइज कहाँ ही लगता है उसके ऊपर। हम्म? ठीक है, अब ये सिर्फ जो सेक्शंस है एक बार थॉरोली पढ़ लेना, जो पिन पॉइंट्स है उसको पकड़ लेना बीच में से, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मेंस के लिए पनिशमेंट वाला टॉपिक हो गया। अब आपका 59 तक खत्म हो गया, ठीक है। इसके आगे कुछ बहुत खास रह नहीं जाता है, कन्फिस्केशन में थोड़ा टाइम लगेगा, कल का टॉपिक है। चलो देखते हैं आगे, कल की क्लास में देखते हैं फिर इससे आगे। इतना टॉपिक अच्छे से थोड़ा सा लिखवा भी दूंगा अगर मुझे लगा कुछ लिखवाने वाला है इसके रिगार्डिंग। अगर कुछ हुआ तो मैं लिखवा दूंगा, केसेस वगैरह कुछ देख लेंगे। और अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल की क्लास। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आपसे कल।